जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि प्यारे दोस्त आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों ही विषय के सिलेक्टेड कुछ प्रश्न हैं जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और केमिस्ट्री के भी 5 क्वेश्चंस होंगे। दोनों ही क्वेश्चन का महासंग्राम है। डायरेक्ट इससे आपको क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर आप लोग ऐसा रट्टा मार लीजिएगा। ये जो पीडीएफ इसका होगा, जो क्वेश्चन का पीडीएफ होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। वीडियोस को देखने के बाद आप ऐसे टेलीग्राम से जाकर के ले सकते हैं विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। पहला जो सेक्शन हम लोग का चलने वाला है वो केमिस्ट्री का होगा। 15 मिनट की केमिस्ट्री की वीडियोज़ होगी। उसके बाद आपका जो चलेगा वो आपका फिजिक्स का चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग जो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे केमिस्ट्री की तरफ। तो चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का जो कि आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, उसके बाद ऐसे फिजिक्स को देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर केमिस्ट्री से होने वाला है, तो ध्यान से केमिस्ट्री करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर केमिस्ट्री से, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है एंटी माइक्रोबायल्स कैसे माइक्रोबायल बीमारियों को नियंत्रित करता है। एंटी माइक्रोबायल्स कैसे माइक्रोबायल बीमारियों को ऐसे कंट्रोल करता है, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एंटी माइक्रोबायल जो होते हैं ना, ये लोग रोगों को तीन प्रकार से नियंत्रित करते हैं। 3 प्रकार से, वो तीनों प्रकार यहाँ पर है। पहला बैक्टीरिसाइडल, दूसरा बैक्टीरियोस्टेटिक्स और तीसरा एंटी माइक्रोबायल्स। देखिए जो बैक्टीरिसाइडल तरीके से इसको जो कंट्रोल करेगा ना, औषधि शरीर के अंदर में ऑर्गेनिज्म को मार देता है। जो बैक्टीरिसाइडल के तौर पर जो काम करेगा, जो भी दवा आप यूज़ करोगे वो शरीर के अंदर में ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको मार देते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं उसको मार देते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक जो होगा वो आपका क्या काम करेगा, तो औषधियाँ ऑर्गेनिज्म के वृद्धि को रोक देते हैं। जो भी आपका कीटाणु वगैरह है, जिस भी किसी चीज़ का अगर वो ग्रोथ हो रहा है तो उसको ये रोक देते हैं। और लास्ट में फिर एंटी माइक्रोबायल्स शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कि आपको वैक्सीन वगैरह देखते होंगे। डिफिशियंसी जो किसी चीज़ का कमी है तो उसको एफिशिएंट कर देता है, उसका कंट्रोल, उसका ऐसे ग्रोथ बढ़ा देता है। ठीक है आपका, तो यही काम होता है आपका एंटी माइक्रोबायल्स का। कोई डाउट हमारे प्यारे दोस्त? एंटी माइक्रोबायल्स और का जो भी काम था हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, टिक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, इसका क्या उपयोग है। टिक्चर ऑफ आयोडीन, टिंचर जिसको बोलते हैं ना, टिंचर ऑफ आयोडीन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा, इसको वीवीआई क्वेश्चन है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, तो देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन के अल्कोहल एवं जल में बने, आयोडीन के अल्कोहल एवं जल में बने 2 से 3% विलयन को टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। 2 से 3% जो मिलेगा उसको आयोडीन कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के 2 उदाहरण दें। और ये रट्टा मार के जाना, ये फिक्स है, एकदम फिक्स है, हर साल का ये फिक्स है। कोई ना कोई 2 रहेगा ही रहेगा, एकदम 200 क्या है, 2000% लिख लो, 2000% गारंटी लिख लो, ये फिक्स है। ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, हमेशा रहेगा। चाहे तो ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में दे दे या फिर सब्जेक्टिव में 2 नंबर में दे दे, लेकिन ये देगा ही देगा। ठीक है, इसको काटने वाला कोई नहीं है, दोनों के उदाहरण। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर भाई रट्टा मार के जाना, जैसा आपका मन करे। बहरहाल एंटासिड का 2 उदाहरण दीजिए, एंथिस्टामाइन का 2 उदाहरण दीजिए, ट्रैंक्विलाइजर का 2 उदाहरण दीजिए, एनाल्जेसी का, एंटी माइक्रोबायल का, एंटीबायोटिक का, एंटीसेप्टिक का। चलिए तो पहला जो है एंटासिड का 2 उदाहरण देख सकते हो, सेमेटाइडीन और रैंटिडीन। नेक्स्ट है एंथिस्टामिन का ब्रोमोफेनिरामीन, माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ब्रोमोफेनिरामीन। ठीक है, ब्रोमोफेनिरामीन और टर्बेनाडीन। ठीक है, तो ये 2 आपका एंथिस्टामिन का क्या होता है, 2 एग्जाम्पल। उसके बाद ट्रैंक्विलाइजर का देख लीजिए, एप्रोनाइजिड और फेनाइलजीन। नेक्स्ट आपका एनाल्जेसिक में एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जो कि नॉर्मली आप सुने होंगे। एंटी माइक्रोल में सल्वर्सन और
प्रोंटोसिल, ये भी आप कॉमन सुने हैं। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लोरामफेनिकल का भी बहुत यूज होता है, और टेट्रासाइलिन का भी, ओबोक्सैलिसिन का भी, ये सारा आपको एंटीबायोटिक में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका एंटीसेप्टिक का, तो फ्यूरेसिन और सोफ्रामाइसिन। एंटीसेप्टिक में सोफ्रामाइसिन का आप कॉमन नाम सुने होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है 4 की तरफ। एक्टिवेशन एनर्जी, ये सीधा पता है 4 नंबर में दे देता है, ये 4 मार्क्स में दे देता है। अगर इसका फिगर के साथ पूछ दिया तो, अगर नॉर्मली पूछा तो 2 नंबर में, ठीक है। अगर इसका आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहा तो मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख देना तो अच्छी बात है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, यानी कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए मेरे भाई, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, प्रतिकारों के अणुओं के मध्य टक्कर होने के कारण होती है। जब अणु जो आपस में टकराते हैं, ये इधर से इधर टकराते हैं, जब टकराते हैं आपस में, तब ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी उत्पन्न होता है। किंतु अणुओं के मध्य के प्रत्येक टक्कर प्रभावी नहीं होते, लेकिन हाँ, सारा लोग का तो बल एक समान नहीं हो सकता है, तो सबका जो टक्कर होता है वो सभी का टक्कर प्रभावी नहीं हो सकते हैं। केवल उन आणविक टक्करों से ही रासायनिक संयोग होता है, सिर्फ उस टक्कर से, किससे, जिनमें पर्याप्त ऊर्जा संलग्न हो, जिसमें ज़्यादा पावर होगा ना, उसी के ना टक्कर से भाई आग, बिजली, बबूला, कुछ भी, आपके पास पावर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसमें भी कह रहा है, जिसमें ज़्यादा पावर होगा, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसी के ऊर्जा संलग्न से होता है। इस प्रकार की टक्करों को प्रभावी टक्करें कहते हैं, और इस टक्कर को क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। बाकी टक्करें अप्रभावी होती हैं। अतएव जो अणु टकराकर रासायनिक संयोग करते हैं, वे टकराव के दौरान पहले अपने सामान्य अवस्था की सामान्य ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा का एक न्यूनतम मान ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, जरूरी है एक अपना फिक्स वैल्यू, एक उत्तम जो उसका मान है उसको ऑब्टेन करना। जब तक वो ऑब्टेन नहीं करेगा तब तक ये काम करने वाला नहीं है, अपना सक्रिय ऊर्जा को फिर प्राप्त नहीं करेगा। ऊर्जा के इस न्यूनतम मान को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और इसी न्यूनतम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आई होप सो कि इसमें कोई डाउट ना हो। आगे देखिएगा, अतः अणु को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए अणु को सक्रिय बनाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा यूज होता है ना, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कोई डाउट। अब इसको अगर देखें मैथमेटिकल तरीके से, गणितीय ढंग से एक सक्रिय ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया निम्न प्रकार से। आर्हेनियस साहब जो है, उन्होंने एक आपका समीकरण, इक्वेशन दिया, तो वो इक्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये इक्वेशन अगर आप लिख दिए तो समझिए कि आपका काम बन जाएगा। ये इक्वेशन आपको याद जरूर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तापमान T1 तथा T2 है तो प्रतिक्रिया के वेग स्थिरांक क्रमशः K1 तथा K2 हो, तो क्या होगा, log 10 K2/K1 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी बटे 2.30 R इंटू T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। इसी को जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपका एक्टिवेशन एनर्जी का ये आएगा। और ये अगर नहीं लिखे तो आप पूरा चाहे कुछ भी रामकथा लिख दो, आपको नंबर मिलेगा 1 नंबर मिलेगा 2 नंबर, अगर 4 नंबर का है तो। और ये लिख दोगे तो 4 में से 4 पूरा मिलेगा। भले बीच का कुछ लाइन आपसे छूट जाए, लेकिन ये लिख दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ये बात याद रखेंगे। जहाँ पर आपका जो ये है ना, सक्रिय ऊर्जा है, जो कि बता दिए, और आपका गैस स्थिरांक है। तो इसमें आई होप सो कि कोई दिक्कत ना हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसको रट्टा मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आप क्वेश्चन बैंक उठा लो, गेस्ट पेपर उठा लो, उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो इसका 2 उत्तर आराम से देखिए, आराम से आंसर देखिएगा। 2 समान उत्कर्णीय विद्युतों की विभिन्न सांद्रण के 2 समान घोलों में डुबाने पर सांद्रता सेल का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं। परंपरा के अनुसार ऋण विद्युत बाईं ओर और तथा धन विद्युत दाईं ओर, पता ही है एनोड और कैथोड दाईं ओर, बाईं ओर का घोल दाईं ओर की घोल की अपेक्षा तनु होता है। बाईं ओर के विद्युत पद पर ऑक्सीकरण, अर्थात ये यहाँ पर उसका ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट, परंपरा के अनुसार ऋण विद्युतोत बाईं ओर तथा धन, ये जो सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा।
यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, दोनों का आपका इक्वेशन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर जो ये बनेगा m प्लस, देख सकते हो m का पावर n+1 है और C2 का सांद्रण जो है घोल C1 से सांद्रता के घोल में स्थानांतरित होते हैं। पूर्ण सेल यानी कि कंप्लीट सेल का जो EMF होता है दोनों अर्ध सेलों के विभव के बीजीय योग के बराबर होता है, जिसमें एक ऑक्सीकरण विभव तथा दूसरा अवकरण विभव कहलाता है। इस प्रकार से ई सेल बराबर E0% प्लस ई रेड, जहाँ पर ये दोनों का दोनों जो ई सेल है आपका सेल की आपका EMF और आपका जो E% है वो आपका बाएं इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव को तथा ई रेड आपका दाएं इलेक्ट्रोड का अवकरण बताता है। ठीक है, तो इतना आप जरूर लिखोगे ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है किसी भी सब्जेक्ट में अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो उसको मिस मत करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित के भेद बतलाएं। फॉर्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल और एनिलीन तथा एथाइलमीन दोनों में डिफरेंस ही है इसको। तो देखो फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में विभेद यानी डिफरेंस, तो गुण के आधार पर मैंने बांटा सॉल्ट, सोडा लाइम हीटेड, कैल्शियम सॉल्ट, ड्राई डिस्टिलेशन हीटेड विद Pb2O। आप इसको नहीं लिखते हो कोई बात है, बस इसको जरूर लिखना। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल में दोनों में देखिए H2 गैस होता है, CH4 गैस मीथेन होता है इसमें, यानी कि HCHOH बनता है, इसमें एसीटेन बनता है, CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो यही थे हमारे दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पर एनिलीन तथा एथाइलमीन नेचर के आधार पर भी मैंने यहाँ पर बांटा है, देख लेना। फिर कहता है अरुचिरक, अल्प विलय, ठंडे डाइजोनियम लवण और नाइट्रोजन देता है। पैरा अमीनो एंजोबेजिन का नारंगी लाल रंग बनता है। उसके बाद मछली जैसा अमोनिया गंध विलय, विलयन क्षारीय इथाइल अल्कोहल एवं कोई भी इसमें नहीं होता इसके तरह। तो यही थे हमारे टोटल 6 क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, और यकीन कर सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन में से एक है। मिस करोगे आपका लॉस होगा, अगर पढ़ लिए हैं 10 मिनट की वीडियो में तो आपका काफ़ी ज़्यादा इससे भला होने वाला है। तो बहरहाल हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जो कि प्यारे दोस्तों, आपने जो अभी केमिस्ट्री की जो वीडियो देखी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी हम लोग चलते हैं फिजिक्स के तरफ। इसमें हम लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आने का चांसेस आपका 99% का 100% का आसपास है। तो चलिए करते हैं फिजिक्स के पहले क्वेश्चन से शुरुआत, ध्यान से और वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आपका जो ये फिजिक्स का जो होगा उत्तर के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 2023 के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन फिजिक्स का आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से आप पूरा देखिएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। आप सेंटअप में भी अगर मिलाना चाहो तो इसमें भी मिला सकते हो। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे पूरा का पूरा बायोडाटा। अभी चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप 1 पार्ट 2, इसके 3 पार्ट आएंगे। लॉन्ग का पूरा 3 पार्ट आने वाला है। पार्ट 1 जो चल रहा है ये पार्ट 3 तक जाएगा, और पार्ट 3 तक में आपको 500 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, 500 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। पर डे अगर 5 कर लेते हो तो पर डे का 5 भी आपको इससे बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला। चलिए बहुत ज़्यादा बकवास हो गया, कहोगे कि क्या ये बकवास किया जा रहा है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, गॉस के प्रमेय को लिखें, गॉस लॉ लिखें, ठीक है, तथा स्थापित करें। देख मेरे भाई या बहन, ये इसका PDF आपको हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा। आपको जो मर्जी हिंदी प्लस इंग्लिश, अगर अभी हिंदी में देख रहे हो PDF आप इंग्लिश में भी ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको दोनों में ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, गॉस के प्रमेय को लिखें, गॉस का जो प्रमेय है वो लिखें तथा स्थापित करें, सिद्ध भी कीजिए। आविष्ट समतल चालक के समीप स्थित बिंदु पर तीव्रता की गणना भी करें। एक ही में 3 क्वेश्चन है, और गॉस लॉ एक समझिए कि BBI और फिक्स क्वेश्चन होता है, बार बार पूछता है। ये इतना अगर प्रूफिंग ना पूछे चलेगा, लेकिन गॉस के प्रमेय को लिखे जरूर आएगा और स्थापित करें, ठीक है। 2 नंबर में आपको दे सकता है, 5 नंबर का नहीं दिया, 4 नंबर का नहीं दिया तो 2 नंबर दे देगा। और ये गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। आंसर चलिए, ज़्यादा इसका आंसर ऐसे लॉन्ग है, मैं उतना आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आंसर आपका इसमें PDF में होगा, आप पढ़ चुके हैं कहीं से, उसको जरूर से आपको समझ में होगा, थोड़ा सा बस रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए गॉस के अनुसार, गॉस साहब क्या कहते हैं,
गॉस के अनुसार किसी बंद क्षेत्र की विद्युतीय फ्लक्स, मतलब कि क्लोज्ड आपका जो विद्युतीय फ्लक्स है उस क्षेत्र के आवेश का 1/ε0, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, मालूम है ना, गुणनफल के बराबर होता है। गॉस लॉ के अनुसार जो भी बंद क्षेत्र होगा ना उसका जो विद्युतीय फ्लक्स होगा उस क्षेत्र के आवेश का जो 1/ε0 होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और गॉस लॉ को हम लोग इंडिकेट करते हैं फाई से, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई। पेट फाड़ दीजिए, जीरो का अंडा बना के इसको बोलते हैं फाई। तो फाई से इंडिकेट करते हैं तो फाई बराबर 1/ε0। तो ये गॉस समझ गए, गॉस लॉ, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक आपका इलेक्ट्रिक क्लोज्ड आपका फील्ड है, क्लोज्ड आपका है, इसमें आपका जो चार्ज है क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसी के अंदर जो भी चार्ज है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, हमने बताया था वो बराबर होता है 1/ε0, ठीक है। चलिए तो इसका फिगर यहां पर आप देख सकते हो। प्रमाण देखिए, प्रमाण करने को बोला था, देख सकते हैं कि चित्र में एक बंद क्षेत्र XY दर्शाया गया है। चित्र देख लीजिए, एक XY बंद क्षेत्र है, ये एक पूरा क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड होना जरूरी है, गॉस लॉ के लिए क्लोज्ड होना जरूरी है, बंद सरफेस हो गया, ठीक है। इसके अंदर स्थित बिंदु O पे देख सकते हो, O देखा होगा, फिर R दूरी पर सतह पर कोई बिंदु P लिया गया है। देखिए O है यहाँ पे, O है यहाँ पे, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर यहाँ सतह पर बिंदु P लिया गया है, P पॉइंट लिया गया है, वही आपको बताया, ठीक है। बिंदु P को घेरते हुए एक छोटे बंद क्षेत्र की कल्पना की जाती है जिसकी क्षेत्रफल ds है। यदि बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, तो E इक्वल्स टू Q/4/ε0 r², फाई इक्वल्स टू E ds cos थीटा, उसको हम लोग तोड़ देते हैं। अब तोड़ने का जो उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते जाना, सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे तो आखिर में आपका फाई बराबर Q/ε0 आएगा गॉस लॉ के नियम के अनुसार, ठीक है। अविष्ट समतल चालक के कारण तीव्रता, नेक्स्ट इसी में जो तीसरा क्वेश्चन था, देखिए मैंने उतना इसको एक्सप्लेन करना इसलिए नहीं जरूरी समझा क्योंकि आपने गॉस लॉ अपने से या किसी टीचर से जरूर पढ़ा होगा, अपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा। मैं ये सिर्फ आपको नोट्स बता रहा हूँ कि आपको ऐसे याद करना है, लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर समझाने के लिए बोलिएगा तो वो न्यूमेरिकल के टाइप में आपको क्वेश्चन जरूर बताया जाएगा। चलिए, आविष्ट समतल चालक के कारण तीव्रता, आविष्ट समतल चालक के कारण तीव्रता, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्लोज सरफेस ले लिए। चित्र में आप देख सकते हैं समतल चालक दर्शाया गया है जिसका कि पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसको सिग्मा बोलते हैं। चालक के सतह के समीप अंदर एवं XY से गुजरने वाला बेलन का क्षेत्रफल ds है। चूंकि बिंदु X आविष्ट सतह के अंदर स्थित है इसलिए इस पर तीव्रता का मान 0 होगा। यदि बिंदु Y पर तीव्रता E हो तो फाई इक्वल्स टू EDS होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन नंबर 2 तक यहाँ लास्टली इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको फाइनली E इक्वल्स टू σ/ε0 आएगा, जो कि यही आपका कूलम का प्रमेय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप जरूर देख लीजिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। किसी चालक के किसी चालक के स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं, स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं। आवेश वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक प्राप्त करें, और आवेश वितरण में एक VBI क्वेश्चन है, ये भी एक VBI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, किसी अनाविष्ट चालक को, ध्यान से देखिएगा, किसी अनाविष्ट चालक को आविष्ट करने में संपादित कार्य की चालक की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, समझ गए। अनाविष्ट चालक को, जो भी आपका अनाविष्ट चालक होगा ना, इसको आविष्ट अगर आप करने में जो भी संपादित कार्य लगता है वही ऊर्जा कहलाता है, कौन सा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब इसका मान देख लेते हैं। माना किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है, ठीक है। औसत विभव क्या है आपका 0 + V/2 यानी कि V/2, ठीक है। अतः आवेश द्वारा संपादित कार्य क्या है, तो देखिए W आवेश इंटू औसत विभव, इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहला जो है Q इंटू V/2 हमारा आया था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/Q इंटू V, C इक्वल्स टू Q/V। जहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से आप देख सकते हो PE बराबर 1/C/V², जिसमें कि आप C निकाल सकते हैं। C निकाल चुके थे हम लोग ऊपर में। इसको समीकरण 1 को ऐसे सॉल्व करते करते जब आप देखोगे समीकरण 1 समीकरण 2 सभी को ऐड कर दोगे तो यही आएगा आपका 1/C1 V1², 1/C2 V2², ठीक है। इतना करने के बाद फिर इसको आगे जब सॉल्व कीजिएगा तुलक की ऊर्जा के रूप में, तो ये फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है बहुत ही लॉन्ग जाएगा, लेकिन इसका फाइनल आंसर ये आपका निकल के आएगा
डेल्टा ई बराबर 1/C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। इसको आप याद रखेंगे। प्रूफिंग इसका आप कहीं ना कहीं से जरूर एक बार जरूर से आप ऐसे क्लास किए हैं तो उसका प्रूफिंग जरूर देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? वन डी ग्राफ जनरेटर की बनावट एवं क्रिया का वर्णन करें। वैन डी ग्राफ जनरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर कितने ही बार एग्जाम में पूछता है, VBI है विथ फिगर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं, बहुत बार पूछता है मेरे भाई। वैन डी ग्राफ जनरेटर यह निम्न स्रोत से बहुत उच्च विभव प्राप्त करने की एक विद्युत स्थैतिक मशीन है। इससे 10,000 वोल्ट के स्रोत से कोई मिलिये वोल्ट का विभव प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तथा आयंस जैसे आवेशित कणों के त्वरित करने में किया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्त, जो 5th नंबर क्वेश्चन होगा वो फिक्स है। 5वां नंबर जो इस वीडियो का क्वेश्चन होगा ना, वो 2023 एग्जाम के लिए फिक्स है, 2023 में आएगा ही आएगा। चलिए, यह निम्नलिखित 2 सिद्धांतों पर ये कार्य करता है। जो आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर होता है उसका आपको प्रिंसिपल भी पूछता है, तो आप 2 उसका प्रिंसिपल होता है, याद रखिएगा। पहला, तीक्ष्ण नोक की क्रिया पर तथा आवेशित खोखला गोला के वाहे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी में आते हैं। इसकी बनावट क्या है? तो वैन डी ग्राफ जनरेटर के मुख्य भाग को चित्र में दिखाया गया है। इसे मुख्य रूप से एक विशाल खोखला धातु का गोला पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर विषम विहित रूप स्तंभ S पर रखा होता है, जिसके केंद्र पर एक घिरनी यानी कि P1 जो आपका मोटर होता है ना, उसमें देखते होंगे घिरनी, तथा इसके जैसे ही दूसरी घिरनी P2 गोले से बाहर पृथ्वी सतह से नज़दीक लगा होता है। इन घिरनी से होकर एक पतला अचालक पदार्थ फीता गुजरता है, जिसे कि मोटर द्वारा घुमाया जाता है। B1 तथा B2 धातु की नुकीली कंघियां कॉम्ब फीता के इस फीते के पास लगी होती है। ठीक है, पुली के पास P1 के पास वाली कंघी B2 से स्प्रे कॉम्ब B2 संग्राहक कंघी कहा जाता है। B2 धातु छड़ द्वारा घिला गोला में M से जुड़ा रहता है। ये संपूर्ण व्यवस्था धातु एक प्रकोष्ठ CC भीतर होता है। ठीक है, गोला M एक धातु छड़ R से जुड़ा रहता है, जिसका दूसरा सिरा प्रकोष्ठ से बाहर है। इस छड़ पर R उच्च विभव प्राप्त होता है, जो कि इसका आप बनावट देखिए, इसका वर्किंग भी है यहाँ पर, और ये उसका बनावट देख सकते हो। ये का जो मैंने बनावट ऊपर बताया, तो ये जरूर से जरूर आप उसको बनाएंगे। ठीक है, और इतना लिखेंगे तो आपको पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संधारित्र क्या है? एक MVBI क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, संधारित्र क्या है? यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देख भाई, संधारित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैन डी ग्राफ जनरेटर से भी। तो संधारित्र क्या होता है देखिएगा, चालकों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी चालक की धारिता बिना बढ़ाए कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है। चालकों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी चालक की धारिता बिना बढ़ाए कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, संधारिता कहलाता है। संधारिता समझ गए? जब समांतर प्लेट संधारिता के प्लेटों के बीच एक से अधिक पैराविद्युत माध्यम रखा जाता है, तो इसे यौगिक संधारित्र कहते हैं। यौगिक संधारिता इसे कहते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है मेरे प्यारे भाई। जरूर से जरूर इसको ऐसे याद कीजिएगा, बनाइएगा। धारिता के मान लिया समतल प्लेट पर संधारिता AB के प्लेटों के बीच स्थित हवा में T मोटाई का जिसका अपेक्षिक पराविद्युत ER रखा गया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना ही होगा। जब सॉल्व करोगे फाइनलाइज आंसर, तो इसका आएगा C=A/D-T1-1/ER। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग प्यारे दोस्त 5 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 नंबर क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बायट-सेवर्ट नियम यानी कि बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है? बायट-सेवर्ट लॉ लिखें इस नियम की सहायता से। ठीक है, इस नियम की सहायता से आप इसको लिख सकते हैं। बायट-सेवर्ट लॉ के बारे में आपको बताना है। तो देख मेरे भाई, बता दिया क्या क्या आपको लिखना है बायट-सेवर्ट लॉ का। वृत्ताकार धारावाही तार के
अक्ष पर सरल रेखीय धारावाही तार के कारण की बिंदु पर वृत्ताकार धारावाही तार के अक्ष की किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण कोई बल क्षेत्र की गणना करें। ये सारा चीज़ आपको निकालना है। और बायट-सैवर्ट लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका पीडीएफ लेकर के आप जरूर से जरूर इसको याद करेंगे। बहरहाल बायट-सैवर्ट एवं लैप्लस नामक वैज्ञानिकों ने धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक का प्रतिपादन किया, जिसे बायट-सैवर्ट लैप्लस का नियम कहा जाता है। ठीक है, जो खोजा था, जो कि यहाँ पर उसका फिगर देख सकते हो। ये बायट-सैवर्ट लॉ बनता है, जो कि यहाँ पर ये आपका थीटा दिया हुआ है आर से पी दूरी के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद बायट-सैवर्ट के अनुसार जो धारावाही चालक के अल्पांश डीएल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पी पर उत्पन्न क्षेत्र का मान डीवी निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या? तो यहाँ पर उसका लिखा हुआ है, यह चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। दूसरा, यह चालक के अल्पांश डीएल का समानुपाती होता है, इसमें भी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। नेक्स्ट, इसी तरीके से इसका होता है फिर डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, उसके बाद होता है डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 आर स्क्वायर। और जब इसका सॉल्व करोगे सारे को मिला करके तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डी एल साइन थीटा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसमें कि आपका वैल्यू होता है के, जो कि यहाँ पर के आपका कांस्टेंट है। जब सॉल्व करोगे तो आपका निकलेगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपका बायट-सैवर्ट लॉ हुआ। विद्युत धारावाही तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना यहाँ पर लिखा हुआ है। चित्र में एक वृत्ताकार धारावाही तार दर्शाया गया है, जिसकी त्रिज्या आर एवं इससे प्रवाहित धारा है। तो इसको अब जब आप पढ़ोगे तो सारा का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, ये उसका आंसर है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सारा का मैंने तीसरा सारे का आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी का प्रूफिंग दिया हुआ है। और इसका प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मेरे भाई, अगर इसका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, इस सारे का प्रूफिंग वीडियो एक बार जरूर आएगा, मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया ना, इन सभी का प्रूफिंग वीडियो एक बार आपके लिए जरूर आएगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका पीडीएफ याद से आप लोग, प्यारे दोस्तों, इसका पीडीएफ याद से आप लोग ले लेंगे, इसका पीडीएफ मिस नहीं कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। शॉर्ट टाइप में आपने जो मिस किया सो मिस किया, लेकिन अब ऐसे मिस मत करना। तो ये पार्ट 1 का लॉन्ग क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया। लॉन्ग टाइप का पार्ट 2 हम लोग का कल आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर कहीं से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं 2023 की एग्जाम में। आपको सब 2023 की जो एग्जाम है उसमें आपको फोड़ देना है। चलिए मिलते हैं।